नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के उस रण की जहां बजट सत्र के पहले ही दिन सदन अखाड़ा बन गया। साथ ही बात करेंगे उस एप्स्टीन फाइल की जिसने दुनिया के रईसों की नींद उड़ा दी है। और हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार का गुजरात मॉडल। और आखिर में सूरजकुंड मेले से आई उस दर्दनाक खबर की जहां झूले की मस्ती मातम में बदल गई। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा बजट सत्र में जमकर हंगामा, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुई नारेबाजी। शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में कराए गए भर्ती। 3 महीने में फैसला दे दिल्ली हाई कोर्ट, कुलदीप सेंगर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। विदेशी मामलों की संसदीय समिति की बैठक कल, भारत यूएस डील पर होगी चर्चा। असरुद्दीन ओवैसी ने हिमता शर्मा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, आपराधिक कार्रवाई की मांग। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी आकाशदीप करज सिंह को दी जमानत। महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रुक रहे, राबड़ी देवी का डिप्टी सीएम पर हमला। आंध्र प्रदेश में फूड पॉइजनिंग से 80 से ज्यादा बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। सोना हरे निशान पर लौटा, चांदी में भी गिरावट थमी, 1,58,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स 485 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,800 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े मन से आज जो तस्वीर सामने आई, उन्होंने साफ कर दिया कि 2026 का ये बजट सत्र सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व की जंग है। जी हां, आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, जहां आज लखनऊ की विधानसभा उस वक्त अखाड़ा बन गई जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण पढ़ने पहुंची। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही थी तो दूसरी तरफ विपक्ष गो बैक के नारे से सदन गूंज रहा था। आपको बताते चलें, योगी सरकार अपनी हैट्रिक के लिए 8 लाख करोड़ का भारी भरकम चुनावी दांव चलने की तैयारी में है। लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने बुलडोजर से लेकर मनकर्णिका घाट तक के मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी कर दी है। आज से उत्तर प्रदेश की सियासत में पारा 7 में आसमान पर पहुंच चुका है। दरअसल आज सुबह 11 बजे जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, सपा विधायकों ने सदन में तख्तियां लहराते हुए हंगामा शुरू कर दिया। गवर्नर मैडम गो बैक के नारों के बीच राज्यपाल ने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रखा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अब देश की अर्थव्यवस्था में 9% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है और प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना है। सुनिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या कुछ कहा। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इसी साल 2026 की शुभकामनाएं। मैं यह कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता, अन्नदाता किसानों की खुशहाली, महिलाओं की आत्मनिर्भरता सहित प्रत्येक नागरिक के सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। मेरी सरकार समस्या को समाधान तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। इस राह पर आगे बढ़ते हुए
अभिभाषण के दौरान सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का दम भरा। राज्यपाल ने साफ कह दिया कि 2017 से अब तक 267 अपराधी मुठभेड़ में ढेर माफियों की 4137 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। शिक्षा के क्षेत्र में 2.61 लाख टैबलेट बांटे गए और प्रोजेक्ट अलंकार से स्कूलों का कायाकल्प हुआ। वहीं सदन के बाहर और अंदर अहिल्याबाई होलकर के मुद्दे ने खूब सुर्खियां बटोरी। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। उनकी इस साइकिल पर राजमाता का पोस्टर था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मणिकर्णिका घाट पर कार्रवाई कर सरकार ने अहिल्याबाई होलकर का अपमान किया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए विपक्ष के शोर का जवाब में थपथपा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करेंगे, जिसके 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वहीं बजट सत्र के अगर पूरे शेड्यूल की बात करें तो इस बार का बजट 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें 9 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। 10 फरवरी को दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि और शोक प्रस्ताव। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा महाबजट 2026-27 की प्रस्तुति। 12 और 13 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा। 16 से 18 फरवरी तक बजट पर सामान्य चर्चा और विधायकों की राय। 19 फरवरी को अनुदान मांगों पर मतदान और विस्तृत विचार विमर्श। 20 फरवरी को अंतिम चर्चा, मतदान और सत्र का समापन होगा। देखा जाए तो शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है तो सोचिए अंजाम क्या होगा। एक तरफ योगी सरकार विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन लेकर चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को ढाल बनाकर सरकार पर सीधे वार किए हैं। कांग्रेस ने इसे दिखावे का बजट करार दिया तो सपा ने इसे जन विरोधी नीतियों का पुलिंदा बताया। अगले 11 दिनों तक लखनऊ के सदन में दांव पे चलते रहेंगे, नारों की गूंज सुनाई देगी और फिर 11 फरवरी को खुलेगा वो पिटारा जो तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की रफ्तार क्या होगी। क्या 8 लाख करोड़ का ये बजट जनता का दिल जीत पाएगा या विपक्ष के हमलों में दब जाएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगली मुद्दे की तरफ। आज हम बात करेंगे उस फाइल की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर गलियारों में भूकंप ला दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस दुनिया को हम और आप सभ्य मानते हैं उसके पीछे इतना गंदा और डरावना चेहरा छिपा होगा। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि दुनिया के रईसों की बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। जी हां, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 लाख पन्नों के साथ जो धमाका किया है उसने वाशिंगटन से लेकर लंदन और दिल्ली तक की नींद उड़ा दी है। 30 लाख पन्ने ये कोई मामूली कागज नहीं बल्कि उन रईसों की डेथ वारंट हैं जो एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर अय्यासी करते थे। वहीं इन फाइलों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में कुर्सियां गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को रातों रात अपना पद छोड़ना पड़ा। 80 बाहुबली अब कानून के शिकंजे में हैं। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क से लेकर प्रिंस एड्रूड तक के नाम की ऐसी लिस्ट है कि बड़े बड़े मुल्कों की सरकारें हिल गई हैं। खबर तो यह भी है कि इस काली लिस्ट में भारत के भी कुछ बड़े चेहरों की एंट्री हुई है। हालांकि अब यह साफ नहीं है कि उनका रोल क्या था। क्या वो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या कोई गहरी साजिश। लेकिन इसी मुद्दे को अब कांग्रेस ने अपना हथियार बना लिया है। एप्स्टीन फाइल सामने आने के बाद और पीएम मोदी का कथाकथित एक वीडियो वायरल होने के बाद से राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमलावर हैं। यहां तक कि उन्होंने पीएम मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में होने तक का दावा कर दिया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हंगामा मच चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी का ये दावा सही है या फिर राहुल के पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं कि जो उन्हें ऐसा करने के लिए कह रही हैं। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को अक्सर विदेशों में भारत की बुराई करते और पीएम मोदी की आलोचना करते
आप देख सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम जोड़ने के पीछे कोई विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं, ताकि मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दें और कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाए। आपको बता दें, एप्स्टीन खुलासे के बाद सबसे ज्यादा हड़कंप यूरोप में है। करीब 10 देशों में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। पूर्व राजदूत, सलाहकार और पीएम ने इस्तीफा दिया। स्लोवाकिया में पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 300 से अधिक ईमेल और आपत्तिजनक चैट सामने आने पर इस्तीफा दिया। वहीं स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट ओजाना रोइस्टीन ने पद छोड़ा। नॉर्वे की राजदूत ने इस्तीफा दिया। इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के सह संपादक विल गेट्स ने स्टीफन से मुलाकातों और संवाद पर अफसोस जताया। फाउंडेशन के वोट से इस्तीफा दिया। वहीं एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम 38,000 से अधिक बार दर्ज है। जांच में सामने आया कि यौन शोषण का नेटवर्क अमेरिका तक सीमित नहीं था। एप्स्टीन ने संगठित ट्रैफिकिंग नेटवर्क बनाया। अब तक 15 देशों के रईसों, नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। इन्हीं सबके बीच बीते दिनों कुछ पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम होना शर्मनाक है। कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं कि प्रधानमंत्री एप्स्टीन से किस तरह की सलाह ले रहे थे। इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए गाना और नाचने का क्या मतलब था। जब संदेश में लिखा है कि काम हो गया, तो वास्तव में कौन सा काम सफल हुआ। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्टों को खारिज किया है जिनमें कथित एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी और उनके इजराइल दौरे का संदर्भ होने की बात की गई थी। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद इस समझौते को दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन फाइल्स के डर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर किया है और राष्ट्रीय हितों से समझौता भी किया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि एप्स्टीन फाइल में उनके जो कांड हैं वह बाहर ना आ जाएं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी ट्रंप की सभी बातें इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वह एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे से डरे हुए हैं। ऐसे में एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम जोड़कर कांग्रेस कहीं ना कहीं मोदी पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है, जैसे बाकी देशों में हो रहा है। हालांकि पहली बार नहीं जब राहुल गांधी को विदेशी शक्तियों के दबाव में ही अपने देश से दुश्मनी करते हुए देखा गया हो। बीते साल 2025 में राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पर निकले थे। हालांकि ये यात्रा चुपचाप की गई थी क्योंकि राहुल गांधी हमेशा विदेश यात्राओं पर गुप्त रखते हैं और सरकार को कोई जानकारी नहीं देते। विदेश यात्राओं के दौरान राहुल गांधी भारत को बदनाम करते हैं और एजेंसियों की छवि खराब भी करते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि वह विदेश में ऐसी ताकतों से मिलते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाती हैं, जैसे कि जोर सोर्स की टीम। इन सब पर आरोप लगाया गया कि उनका उद्देश्य भारत में अस्थिरता पैदा करना और सरकार को कमजोर करना हो सकता है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया था। इन यात्राओं और गतिविधियों के कारण सोशल मीडिया पर भी चर्चा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का एजेंडा देश विरोधी है और इसे लेकर जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बात पूरी दुनिया मानती है कि इस वक्त भारत का कोई जोड़ नहीं है और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जितना एक देश मजबूत होता है, उसके नेताओं के दुश्मन भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसी दुनिया की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता को आसानी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ देशों और लोगों को ऐसे देश चाहिए जहां नेता बड़े बड़े देशों के सामने झुकते रहें, चापलूसी करें और पाकिस्तान जैसे करता है। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी की जो दूसरों को चुनौती देने और अपने देश के हितों की रक्षा करने वाला नेता है, ऐसे नेता के कई दुश्मन बनते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने या उसके खिलाफ विदेश से साजिश हो रही है।
क्या उनकी जान को खतरा है? ये बातें इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि मोदी सरकार ने रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि शिप और फाइटर जेट भारत में ही बनना। इसके कारण विदेशी और अन्य ताकतें असमंजस महसूस कर रही हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर नहीं बल्कि बदलाव की बयार चलने वाली है। जी हां, योगी सरकार 2.0 के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट पर दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह ने फाइनल मोहर लगा दी है। सूत्रों की माने तो होली 2026 के रंगों के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का रंग रूप भी बदलने वाला है। करीब 12 से 15 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात फार्मूले को उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतारने की ठान ली है। जिस तरह गुजरात में पूरी कैबिनेट बदलकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, ठीक उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी 50% मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। पुराने दिग्गजों को संगठन और फील्ड में उतारकर नए और ऊर्जावान चेहरों को पावर देने की तैयारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल इस विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ऐसा कॉकटेल तैयार किया जा रहा है जो विपक्ष के हर चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम होगा। करीब 12 से अधिक मंत्री बदले जा सकते हैं। नए सामाजिक समीकरणों के साथ करीब 15 विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वहीं सबसे पहले अगर बात करें योगी मंत्रिमंडल में अभी क्या स्थिति है, तो योगी सरकार में अभी सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कुल 21 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री हैं। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 5 मार्च 2024 को हुआ था। इसमें सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, राजद के अनिल कुमार, भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया था। सरकार में अभी 54 मंत्री हैं, अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से अभी 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। 14 दिसंबर 2025 को पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। ऐसे में माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। अभी जिन नए नामों पर चर्चा हो रही है उनमें संभावित नए मंत्रियों में बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 7 विधायक शामिल हो सकते हैं, जिनमें ऊंचाहार से मनोज पांडे, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, महिला चेहरा पूजा पाल, जाट समाज से भूपेंद्र चौधरी, ब्राह्मण समाज से श्रीकांत शर्मा, सलमणि त्रिपाठी, गोविंद नारायण शुक्ला, विजय बहादुर पाठक। वहीं इस विस्तार के पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, जो विधायक लंबे समय से कतार में हैं उन्हें मौका देकर संगठन की कलह खत्म करना। दूसरा, मंत्रियों को हटाकर उन्हें नाराज नहीं होने देना, बल्कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर यह सुनिश्चित कराना कि वे पाला न बदलें। और तीसरा, चुनाव से पहले जनता को यह संदेश देना कि सरकार नए विजन के साथ काम कर रही है। हालांकि इससे इतर राय ये भी है कि चुनावी साल में जाने से पहले मंत्रिमंडल में ज़्यादा बदलाव नहीं होने चाहिए। छोटा बदलाव करना चाहिए। मंत्रियों को हटाने की जगह उनके विभाग बदलने चाहिए। खाली पदों पर नए चेहरों को शामिल किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि मंत्रियों को हटाने से वह टिकट कटने की आशंका से सपा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय टीम में एक वर्ग चाहता है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया जाए। करीब 50% तक मौजूदा मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह संगठन और विधायकों में से नए चेहरों को जगह देनी चाहिए। वहीं ये गुजरात मॉडल क्या है, इसकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ी, आइए ये भी जान लेते हैं। दरअसल जब 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव की बारी आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। तत्कालीन सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिल्ली की रायशुमारी के बाद 16 मंत्रियों के इस्तीफे किए और 26 मंत्रियों की नई फौज खड़ी कर दी। इसमें 19 नए चेहरे शामिल हुए थे, जिसमें नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड तैयार किया। अब वही पटकथा लखनऊ में लिखी जा रही है,
जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी इस मॉडल की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके कामकाज से ना तो कोई जनता खुश है और ना संगठन और ना ही संघ। ऐसे मंत्रियों को हटाना सरकार की मजबूरी भी है और रणनीति भी। नए चेहरों को लाकर भारतीय जनता पार्टी एक कड़ा संदेश देना चाहती है कि जो परफॉर्म करेगा वही पावर में रहेगा। वहीं संगठन का मानना है कि अगर कुछ नए और वेदांत चेहरों को चुनाव से पहले मौका दिया जाता है तो कार्यकर्ता भी दुगने उत्साह के साथ मैदान में उतरेंगे। ये गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। मंत्रियों को हटाकर उन्हें संगठन में लाना और नए खून को सरकार में शामिल करना विपक्ष के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह होगा जिसे भेदना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ एक कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि जो परफॉर्म करेगा वही कुर्सी पर रहेगा। पुराने दिग्गजों को फील्ड में पसीना बहाने के लिए भेजा जा रहा है तो ना नए चेहरों को शासन की कमान सौंपी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब राजभवन में शपथ ग्रहण की रस्म होगी तो किन किन की किस्मत चमकती है और किन किन दिग्गजों पर अपनी लाल बत्ती गंवानी पड़ सकती है। इतना तो तय है कि इस बार की होली लखनऊ के सियासी गलियारों में जबरदस्त धमाका लेकर आने वाली है। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। मेले की रौनक, बच्चों की हंसी और ढोल लंगाड़ों की थाप, लेकिन एक पलक झपकते ये सब चीख पुकार और मातम में बदल गया। जी हां, फरीदाबाद के विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले से एक ऐसी रूह कपा देने वाली खबर सामने आई जिससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ मौत का तांडव था तो दूसरी तरफ फर्ज की बेमिसाल कुर्बानी। दरअसल सूरजकुंड मेले में शनिवार की शाम ढल रही थी, तभी करीब 6:15 बजे मौत ने दस्तक दी। मेले का मशहूर सुनामी झूला अपनी रफ्तार में था कि अचानक उसका सिर टूट गया। भगदड़ मच गई, लोग बचाने दौड़े, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे कि लोग घायल की मदद के लिए झूले पर चढ़े, उनका दूसरा सिरा भी भरभराकर गिर गया। देखते देखते खुशियां सन्नाटे में बदल गईं। 13 लोग लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच गए। लेकिन इस हादसे ने एक ऐसे जाबाज को हमसे छीन लिया जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को मौत के मुंह से निकाला। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले 58 वर्षीय जाबाज इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, जो 2019-20 में राज्यपाल से सम्मानित हो चुके थे, ड्यूटी पर तैनात थे। जैसे ही हादसा हुआ, ये अपनी सुरक्षा भूलकर लोगों को बचाने के लिए झूले की ओर गए, लेकिन रेस्क्यू के दौरान ही वे उनकी चपेट में आ गए। हरियाणा पुलिस ने इस बहादुरी को नमन करते हुए उन्हें शहीद का दर्जा दिया है। डीजीपी अजय सिंघल ने उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद और सरकारी नौकरी का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि अभी खून के धब्बे सूखे भी नहीं थे कि सबूतों को मिटाने का खेल शुरू हो गया। हादसे के 24 घंटे के भीतर घटनास्थल पर हुलिया बदल कर किया गया। टूटे हुए झूले के अवशेषों को हटाकर रातों रात दूसरी राड लगा दी गई और जमीन पर हरी कालीन बिछा दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना फॉरेंसिक जांच और फाइनल रिपोर्ट के आखिर इतनी जल्दी सबूतों को क्यों गायब किया गया? क्या प्रशासन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? वहीं पुलिस ने इस मामले में झूला कंपनी के मालिक और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। देखा जाए तो सूरजकुंड का ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि उन ठेकेदारों की नीयत में खराबी है जो चंद पैसों के लिए मासूमों की जान दांव पर लगा देते हैं। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की शहादत हमें याद दिलाती रहेगी कि फर्ज क्या होता है, लेकिन सिस्टम की हरी कालीन के पीछे छिपे गुनहगारों का बेनकाब होना अभी बाकी है। आज हमने देखा कि राजनीति हो या समाज, पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश के 8 लाख करोड़ के बजट से लेकर एप्स्टीन फाइल्स के अंतर्राष्ट्रीय भूकंप तक हर खबर एक बड़े बदलाव की आड़ दे रही है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला, सच की तलाश और तीखे सवालों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उसके पीछे छिपे
बड़े सच के साथ। नमस्कार, देखते रहिए सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।